नमस्कार, नॉर्थ ईस्ट लाइव की इस विशेष श्रृंखला विश्लेषण में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कोंकणा गोस्वामी और आज जो मुद्दा, जो महत्वपूर्ण विषय यहां पे फोकल पॉइंट में रहेगा वो है कांग्रेस एआईयूडीएफ के बीच अलायंस। असम में चुनावी मलखम शुरू हो गया है और चुनावी क्षेत्र में उतरने से पहले राजनीतिक पंडितों के बीच, विश्लेषकों के बीच जो मुद्दा, जो विषय सुर्खियों में है वो है कांग्रेस और एआईयूडीएफ के बीच राजनीतिक संबंध, राजनीतिक समझौता। इसमें कई एंगल जुड़े हुए हैं, कई प्रश्न उठाए जा रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल जो है, ये जोड़ी, ये संबंध, ये मित्रता किसके लिए विवाद और किसके लिए आशीर्वाद साबित हो सकता है। मंच पे हमारे साथ इस पूरे विषय पर विश्लेषण के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल आज यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जॉयंत मल्ल बरुआ, भाजपा के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ फोन पे जुड़े हुए हैं। ऋतुपर्णो तामुली फुकन, युवा नेता, भाजपा के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपज्योति कुर्मी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक, हमारे साथ जोरहाट से लाइव जुड़े हुए हैं। रकीबुद्दीन अहमद जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक, हमारे साथ जोरहाट से जुड़े हुए हैं। मोहिउद्दीन सिद्दीकी, एआईयूडीएफ के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मंच पे। प्रमोद तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ मंच पे जुड़े हुए हैं। और प्रमोद स्वामी जी, प्रवक्ता और नेता भाजपा के, हमारे साथ स्काइप पे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस डिबेट में सबसे पहले हम रुख करेंगे, प्रमोद तिवारी जी आपके ओर हम रुख करना चाहते हैं। आपसे सबसे पहले एक प्रारंभिक प्रतिक्रिया, एक इंट्रोडक्टरी कमेंट आपसे लेने की कोशिश करेंगे। आगामी चुनाव से, जैसा कि हम जानते हैं, आगामी चुनावों में कांग्रेस एआईयूडीएफ के तरफ से खुली चुनौती दी गई है भाजपा की तरफ। एक तरह से देखा जाए कि गोपनीय मित्रता नहीं, ओपन अलायंस की घोषणा किया गया है। बीटीआर चुनाव में भी हमने इस मित्रता का ट्रेलर जो है एक तरह से दृश्यमान हुआ। एक ही लक्ष्य है, भाजपा के गढ़ को उखाड़ फेंकने का। तो आपको क्या लगता है, ये मित्रता, ये जोड़ी, ये संबंध, ये समझौता किसके लिए विवाद, किसके लिए आशीर्वाद साबित हो सकता है और भाजपा का गणित ये बनाएगा या फिर बिगाड़ेगा? प्रमोद तिवारी जी। नहीं, जहाँ तक आशीर्वाद और विवाद की बात है तो एआईयूडीएफ का जहाँ तक प्रश्न है उसके लिए तो ये पूरी तरह से आशीर्वादी है। कांग्रेस में ज़रूर ऊपरी असम के जो कांग्रेसी नेता हैं उनको इस गठबंधन को लेकर उनमें थोड़ी सी सुगबुगाहट है, वे थोड़े विचलित है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वहाँ का जो कास्ट एसएमईज वोटर है, आहूम वोटर है, मोरान मटक वोटर है, इस अलायंस से बिदक जाएगा। क्योंकि ये वही कांग्रेस है जो 2004-5-6 के दरमियान कहा करती थी हु इज़ बदरुद्दीन अजमल का, पर अब तब से लेकर अब तक ब्रह्मपुत्र में काफ़ी पानी बह चुका है। और आज की तिथि में दोनों ही पार्टियों के पास एक दूसरे के साथ प्री पोल अलायंस करने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं रह गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस दरमियान असम में बहुत गहरी पैठ बना ली है, न केवल असम के राजनीतिक जीवन में बल्कि असम के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भी। उन्होंने असमिया जनमानस के, असमिया मिजाज को भांपने की पूरी तरह कोशिश की है। 2014 से अगर हम देखना शुरू करें 2019 तक, 2 लोकसभा और 1 विधानसभा के चुनाव में, 2016 में विधानसभा का चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी लगातार बेहतर प्रदर्शन करती जा रही है। पार्टी का कहना है कि उसका जो एक अलग किस्म का भारतीय जनता पार्टी ब्रांड, जो कल्चरल नेशनलिज्म है, वो असमिया लोगों को समझ में आ गया है और इसीलिए सारे के सारे असमिया लोग उसके लिए वोट कर रहे हैं। 2019 में 9 सीटें भी उन्होंने जीती है। पर एआईयूडीएफ और कांग्रेस का गणित थोड़ा सा जुदा है। उन्हें लगता है कि कई ऐसी सीटें विधानसभा चुनाव में भी थी, लोकसभा चुनाव में भी थी, जहां एआईयूडीएफ और कांग्रेस के वोट को अगर मिला दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के वोट से ज़्यादा होता है। अपनी एक खास भाषा में वो कहते हैं कि सेकुलर वोट का विभाजन ही एकमात्र वो कारण है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी असम में अपनी जड़ें गहरी जमा पा रही है। अगर इस को हम तोड़ सकें तो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना असंभव नहीं है। इसमें और कई शक्तियां भी लगी हुई है। एआईयूडीएफ और कांग्रेस का अलायंस अगर हम इसे कहेंगे तो ये थोड़ा सरलीकरण होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा। जो लेफ्ट फोर्सेज हैं वो भी चाहती हैं कि इस तरह का अलायंस हो। लेफ्ट फोर्सेज के साथ में बात जी, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो अलायंस सामने आया है, हाँ, जैसे कि हमने बीटीआर में देखा, खुले मैदान में खुलेआम मित्रता की घोषणा, ये जो अलायंस कांग्रेस और एआईयूडीएफ के बीच में हुआ है, दोनों की ही लीडरशिप इस तरह की नहीं है कि वो इस तरह के अलायंस को स्टिच कर सके। इसमें जो लेफ्ट फोर्सेज है, जिसको कि अपना इंटेलिजेंस जो पावर है उन्होंने आउटसोर्स कर रखा कांग्रेस ने तो कम से कम। और आज की तारीख में पूरा वर्ल्ड वाइड फिनोमेना, खासकर भारत के हम देखें तो लेफ्ट और ये जो इस्लामिक फोर्सेज है वो हर जगह अपने को साथ दिखाई पड़ती है। उन लोगों ने इसको स्टिच किया है। इसमें किंतु एक
अलग एंगल एक ये आ रहा है कि असम की जो जातीय राजनीति है वो भी एक हद तक इनके साथ जाती हुई नज़र आ रही है। हालांकि अभी तक एजेपी ने ऐसा कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है, एजीपी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और एजीपी ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो कांग्रेस और एआईयूडीएफ के अलायंस के साथ में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जाएंगी। किंतु बाकी जो और दो नए दल उभर के आए हैं, राइजर दल और एक आंचलिक गण मोर्चा, उन्हें इस अलायंस के साथ जाने में कोई परहेज नहीं है। तो वामपंथियों ने अपनी और वाम और इस्लाम फोर्सेस ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकना है, और उसके लिए उनके पास में सॉलिड बेस भी है। आज 45 विधानसभा सीटें असम में ऐसी हैं जिसमें कि अल्पसंख्यक मतदाता एक निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। 35 सीटें तो ऐसी हैं जिनमें वो जीत ही सकते हैं, और 15 सीटें ऐसी हैं जिनमें निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। और उनका गणित ये कि 5-7 सीटें ऐसी है जिसमें और कुछ न तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का गणित वो बिगाड़ सकते हैं। तो आज की तारीख में अगर भारतीय जनता पार्टी को असम की राजनीति से बेदखल करना है या उसे हाशिए पे ले जाना है, तो ये जो अलायंस है ये समय की मांग है। चले, गणित बिगाड़ने की पुरजोर कोशिश हो रही है। यहाँ पे हम वरिष्ठ नेता भाजपा के जयंत मल्ल बरुआ जी हमारे साथ फोन पे जुड़े हुए हैं। जयंत मल्ल बरुआ जी, इफ आई एम ऑडिबल टू यू, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपकी ओर ये प्रश्न प्रक्षेपित होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस और एआईयूडीएफ अलायंस करके भाजपा की जो छवि है जनमानस में, भाजपा की जो पकड़ है, जो गढ़ माना जा रहा है भाजपा की अब असम को या दूसरे प्रांतों को भी भारतवर्ष में, तो उस गढ़ को तोड़ने की, उस गढ़ को उखाड़ फेंकने की हुंकार दिया जा रहा है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि एआईयूडीएफ के साथ अलायंस जो है ये भाजपा के लिए आशीर्वाद साबित होगा, भाजपा का गणित ये बिगाड़ेगा या बनाएगा? जयंत मल्ल बरुआ जी। देखिए, ये जो अलायंसेस है, ये अलायंस भाजपा के लिए कोई माने नहीं रखता है। ये अलायंस हो या ना हो कोई माने नहीं रखता है, लेकिन आसाम का जनता के लिए, आसाम का फ्यूचर के लिए ये बहुत अनहोली अलायंस है। ऐसा अलायंस है जिस अलायंस से आसाम जाति के लिए, पूरा आसामीज कम्युनिटी के लिए एक बहुत सर्वनाशी सिद्धांत होगा। क्योंकि ये ऐसा है कि एआईयूडीएफ दल का जन्म किस लिए हुआ ये सबको पता है। आईएमडीटी आइन का विरोध करते हुए ये दल का जन्म हुआ था एआईयूडीएफ का। और एआईयूडीएफ दल का जो वोटर्स है या सपोर्टर्स है, वो किस तरफ का वोटर्स है आप सबको पता है। इसका ऊपर इलीगल माइग्रेंट का ये है कि वो लोग मैक्सिमम वो लोग का जो वोटर्स है मैक्सिमम इलीगल माइग्रेंट है। ऐसा है आज का डेट में शायद कहीं ना कहीं तरीके से या तो आसाम अकॉर्ड का छुई हो या तो लीगेसी दाता चोरी करके हो, वो लोग का सिटीजनशिप मिल गया है, वो अलग बात है। तो सिटीजनशिप दिखा के वो भारतीय बोल सकता है जो वो लोग भारतीय है, लेकिन भारतीय मूल का वो लोग नहीं है, वो लोग इमिग्रेंट है। तो इमिग्रेंट लोगों का एक बेसिक नशा है, वो लोग चाहता है कि आसामी कल्चर व आसामी जो कम्युनिटी का जो ट्रेडिशनल कल्चर है, आसामी हेरिटेज है, उसको हड़पना चाहते हैं, उसको खत्म करना चाहते हैं। तो आप ये कहना चाहेंगे कि उनके साथ समझौता या उनके साथ राजनीतिक गठबंधन कांग्रेस के लिए आत्मघाती, सुसाइडल साबित हो सकता है क्या, या आप ये कहना चाहेंगे? कांग्रेस ने एक बार उसका साथ ये समझौता कर लिया या तो अलायंस कर लिया, पूरे जिंदगी के लिए आसाम में कांग्रेस खत्म हो जाएगा। ये बात सही है कि कांग्रेस का ऊपर कोई आसामी सेंटिमेंट का लोग जो जिसको हम भूमिपुत्र बोलता है, जिसको ये इंडिजिनियस लोग है, वो लोग कभी भी कांग्रेस में नहीं रहेगा। क्योंकि एक बार एआईयूडीएफ का साथ अलायंस हो गया तो कांग्रेस आसामी जो मेन स्ट्रीम का लोग है उसका हृदय से नुकसान हो जाएगा, हृदय से दूर हो जाएगा। चलिए, ये हाई वोल्टेज स्टेटमेंट आया है भाजपा के वरिष्ठ नेता जयंत मल्ल बरुआ से। उनका कहना है ये आत्मघाती साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए। इस पे हम एआईयूडीएफ से प्रतिक्रिया लेंगे। फिलहाल कांग्रेस से रूपज्योति कुर्मी जी, विधायक और वरिष्ठ नेता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम लेने की कोशिश करेंगे इस बात को लेके इंट्रोडक्टरी कमेंट, एक प्रारंभिक प्रतिक्रिया हम लेने की कोशिश करेंगे। रूपज्योति कुर्मी जी, आपके और रुख करेंगे और दो अहम सवाल। आप कहते हैं कि इस मित्रता से आप खुश नहीं हैं, तो इस विरोधाभास की वजह क्या है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आगामी चुनाव से पहले अगर प्रत्यक्ष रूप से यह मित्रता सामने आती है तो क्या लगता है आपको कि राजनीतिक माहौल में कैसा नैरेटिव सेट होगा? कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि बिहार में जिस तरह से
आरजेडी ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं ओवरशैडो करके रखा है, ओवरशैडो कर दिया है चुनाव के बाद। और महाराष्ट्र में जिस तरह से कांग्रेस को शिवसेना की शिविर में जाके शरण लेनी पड़ी, तो क्या लगता है आप ठीक उसी तरह से असम में कांग्रेस को एआईयूडीएफ का पेट्रनेज, कहीं ना कहीं एआईयूडीएफ का छत्रछाया, एआईयूडीएफ की छत्रछाया की जरूरत पड़ेगी, ये नैरेटिव सेट हो सकता है जनमानस में चुनाव से पहले? मैं शुरुआत से ही कांग्रेस एडीएफ के जो अलायंस, इसको हम विरोध जी, करते प्रत्यक्ष आए रूप से हैं। आपने और विरोध किया है। जी, वजह साफ है कि कांग्रेस 137 साल पुराना एक कांग्रेस पार्टी है, और एडीएफ जो 15 साल ही हुए हैं इसका जन्म हुआ। और हम लोग अब सरकार में, देश के स्वाधीनता के बाद कई बार सरकार में हैं और कई बार विरोध में। हम लोग को खुद को कोशिश करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, स्ट्रेटजी हो, हम लोग का समिति हो, बूथ लेवल पे, मंडल लेवल पे, ब्लॉक लेवल में। और जैसे कि 2001 के आगे असम में कांग्रेस का सरकार नहीं था, उस समय वाजपेयी जी के नेतृत्व में दिल्ली में केंद्र में बीजेपी का सरकार था, और असम में प्रफुल्ल महंत के नेतृत्व में जो यहाँ पे असम में एजीपी का सरकार था। उस समय तरुण गोगोई जी का जो मेहनत, वो जब प्रदेश कांग्रेस के सभापति थे, बहुत मेहनत किए। तो अब अभी के जो कांग्रेस के नेता है, मैं एक ही दरखास्त करना चाहूँगा कि मेहनत करना है हम लोग को। और ऐसा नहीं है अभी सामानों का जो बाजारों में महंगाई, आलू हो, प्याज हो, मीठा तेल हो, या जो भी सामानों का, आज देखा जाए नौकरी नहीं है, अगर देखा जाए महंगाई, अगर देखा जाए जो शांति का माहौल, एक सरकार चल रहा है केंद्र में, राज्य में बीजेपी का, जो शांति का माहौल रहना चाहिए। अब जो किसान वो विरोध कर रहे हैं, जो किसान विरोधी जो अमेंडमेंट पास हुए हैं, तो देश शांति में नहीं है। बसपा के खिलाफ लोग धीरे धीरे आ रहे। ऐसा नहीं है कि सिविल बॉडी जो हैदराबाद में हुआ, 2 इलेक्शन में हुआ, उसका रिजल्ट को देख के ही हमको डर जाना नहीं चाहिए। 21 में अगर 5 महीने जैसा बाकी है अभी, कांग्रेस के नेताओं और कर्मियों, हम लोग अगर मेहनत करते हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके अगर लोगों के पास जाएंगे, कांग्रेस को सपोर्ट तो रूपज्योति कुर्मी जी, आपका ये कहना है कि अलायंस के मुद्दे को, रूपज्योति कुर्मी जी, आपका ये कहना है, अर्थात आपका ये कहना है कि अलायंस के मुद्दे को या फिर मित्रता के मुद्दे को साइडलाइन करके, उसको फ्रंट लाइन में ना लाके, कांग्रेस को ब्लॉक लेवल में, तृणमूल लेवल में कांग्रेस को काम करना चाहिए दूसरे विषयों पर, आपका ये कहना है? सही बात। मित्रता सही बात। पोस्ट पोल के लिए छोड़ दे, सही बात। प्रत्यक्ष रूप से मित्रता को फ्रंटलाइन में ना लाते हुए। दूसरे मेरा जो दूसरा मूल प्रश्न, देखिए, जो अगर आप सुन रहे हैं, हम लोग का कांग्रेस का जो प्रभारी जितेंद्र सिंह जी, एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी, वो हाल ही में जब आसाम में आए थे, आसाम के दौरा किए, उन्होंने इस बात को नकारा मेल में वो साफ किए हैं कि एडीएफ का साथ हाईकमांड का डिसीजन अभी होना बाकी है। आज से 2-3 दिन आगे बराक में जब एक प्रेस मीट में जितेंद्र सिंह जी जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने साफ किया है, साफ कहा है कि अभी तक जो अलायंस वो बाकी है। ये जो बीटीसी इलेक्शन में, हाँ, एडीएफ कांग्रेस एक साथ लड़े हैं, लेकिन ये नहीं है कि ये जो अलायंस 21 तक रहेगा। विधानसभा चुनाव में आला कमान का जो फाइनल सिग्नेचर वो बाकी है। जी, विधानसभा चुनाव को लेके जो फाइनल डिसीजन आना वो बाकी है। चलिए, जो प्रभारी जितेंद्र सिंह जी ने साफ कहा है। जी, इस पर हम दूसरा प्रश्न, जो मूल प्रश्न आपके ओर प्रक्षेपित हुआ था कि बिहार में जिस तरह से आरजेडी ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं ओवरशैडो, अगर ये प्रत्यक्ष रूप से ये अलायंस, चाहे प्री पोल अलायंस हो या पोस्ट पोल अलायंस हो, अगर ये अलायंस प्रत्यक्ष रूप से सामने आता है, ये समझौता प्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने आता है, तो आरजेडी ने जिस तरह से कांग्रेस को ओवरशैडो किया, महाराष्ट्र में शिवसेना ने जिस तरह से कांग्रेस को ओवरशैडो किया, इसके मायने क्या होंगे असम में?
कहीं ना कहीं आपको लगता है क्योंकि एआईयूडीएफ का जो पोजीशन है, उनकी जो जनमानस में उनकी जो स्टेटस को है वो स्टेबल है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर इसका प्रभाव जरूर आएगा? देखिए, अगर हम लोग राजस्थान का जो माहौल देखें, 15-20 साल बीजेपी का गवर्नमेंट वहाँ चल रहा था, तो कांग्रेस के जो नेताओं ने गहलोत जी हो या सचिन पायलट जी हो, बहुत मेहनत किए और वहाँ कांग्रेस का अकेले वहाँ पर सरकार जो बहुमत से हम लोग वहाँ पर राजस्थान में बनाने के लिए सक्षम हुए। गुजरात में अगर देखा जाए, कांग्रेस हम लोग अकेले लड़े, हाँ हारे हैं, लेकिन आगे से सीट संख्या अगर देखा जाए, एमएलए का संख्या हम लोग का बढ़ा है गुजरात में, जो आगे का इलेक्शन और हाल ही में जो इलेक्शन हुआ। तो वही आप जो बोल रहे हो ओवरशेडो, किसी दूसरे पार्टी के साथ अगर हम लोग ऐसे अलायंस करके इलेक्शन लड़ेंगे तो कांग्रेस का थोड़ा जो रिजल्ट मेरा ख्याल से खराब होगा। जो रिजल्ट बिहार में हाल ही में देखने को मिला या महाराष्ट्र में देखने को मिला, तो हम लोग यही चाहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं को, जो पुराने जो नेता तरुण गोगोई जी हो, आगे जो दिग्गज नेता है जी, राजीव जी हो, कांग्रेस के एक समय, हाँ जो जैसे मेहनत करके कांग्रेस के सरकार लाए थे, जब नहीं थे तब अब मेहनत करके ही कांग्रेस का सरकार लाए हैं। तो आपका कहना है कि कांग्रेस के दिग्गजों को सामने आना चाहिए। और 100 बात की एक बात आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को किसी और पार्टी के साथ अलायंस का जो मुद्दा है वो फ्रंट लाइन में नहीं लेके आना चाहिए। तो इस पे हम एआईयूडीएफ की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो टैप करने की कोशिश करेंगे। मोहिउद्दीन सिद्दीकी जी, आपसे हम बात करने की कोशिश करेंगे एआईयूडीएफ के लिए। जी रूपज्योति जी 30 सेकेंड एक बात कहना चाहते हैं। हाँ, अगर कांग्रेस जैसे कि महागठबंधन के बारे में बोल रहे हैं, कांग्रेस के साथ अगर दूसरे पार्टी शामिल होते हैं तो वो ठीक है, लेकिन वो प्री इलेक्शन नहीं, पोस्ट इलेक्शन का जो मुद्दा है वही रख के ही हम लोग को कांग्रेस का चलना चाहिए। चलिए, हम मोहिउद्दीन सिद्दीकी जी आपसे लेंगे इंट्रोडक्टरी कमेंट और इन सारे विषयों पर हम प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। एआईयूडीएफ के लिए कांग्रेस के साथ मित्रता के मायने क्या है? कौन सी ऐसी पॉलिटिकल एजेंडा है जिसके तहत आप कांग्रेस के साथ मित्रता करने पर आप उनके प्रति आप नतमस्तक हुए हैं? क्योंकि जहां तक देखा जा रहा है, कांग्रेस एआईयूडीएफ का जो गढ़ माना जा रहा है असम में, वो गढ़ स्टेबल है। जनमानस में एआईयूडीएफ की जो छवि है, जहां पे आपकी जो टारगेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, वहां पे जो आपकी छवि है उसमें कोई बदलाव नहीं। तो कांग्रेस के साथ मित्रता करने की मूल वजह क्या है? पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या है? रणनीति क्या है एआईयूडीएफ की? देखिए, इस सवाल का जवाब में बहुत सारे कुछ आएंगे। मैं इतना विस्तारित में नहीं जाना चाहता हूं, मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट ही कहूंगा। ये मूल प्रश्न मैं इसलिए पूछ रही हूं कि कांग्रेस के साथ मित्रता करने के बावजूद एआईयूडीएफ प्लस माइनस कांग्रेस, जी एआईयूडीएफ प्लस कांग्रेस माइनस कांग्रेस, एआईयूडीएफ की छवि स्टेबल है, उनका स्टेटस को स्टेबल है। तो इस मित्रता की वजह क्या है? देखिए, कांग्रेस के सामने और एआईयूडीएफ के सामने और इनके साथ बाकी जितने सारे पार्टीज हैं असम में जो गवर्नमेंट के साथ नहीं है, और इन लोगों के साथ साथ भी असम की एक नोटेबल नंबर्स ऑफ पीपल, सबके लिए इस सरकार की जो काम, जो रवैया, ये बहुत दुखद है। देश बहुत एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, यह हमारा कहना है या हमारा महसूस है। तो इसके लिए हम जिम्मेदार ठहराते हैं वर्तमान की जो सरकार है। ये सरकार जितना लोगों का सवाल था, जितना सारा प्रॉब्लम्स था, कोई भी प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन निकालने में नाकामयाब रहे, और साथों साथ देश की जो सेकुलर जो फैब्रिक्स था, जातिगत जो जितना सद्भाव था, सेकुलरिज्म का जो यूनिटी था, ये तोड़ के ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। अगर सामने भविष्य में भारत और असम एकजुट रहे तो इसके लिए सबसे जरूरी हमने तय किया है कि सबसे पहले जरूरी है बीजेपी को सत्ता से हटाना है। नहीं, ऐसा क्यों है? आपको क्यों लगता है कि भाजपा के वजह से असम और भारत एकजुटा नहीं रहेंगे?
क्या भाजपा की इतना सारे लीडर की कॉम्युनल स्टेटमेंट काफी नहीं है देश को तोड़ने के लिए? भाजपा की तरफ से ये खुलेआम उनकी भाजपा तरफ से की statement है कि AIUDF लीडर्स कम्युनल पार्टी लोगों है। की स्टेटमेंट काफी नहीं है देश को तोड़ने के लिए? नहीं, ये तो हो मेरा गई, ये ये सवाल तो हो गई, ये दूसरा विषय है। आज जिस विषय पे हम बात करना चाहते हैं वो है कांग्रेस के साथ मित्रता AIUDF के लिए कितना मायने रखता है और क्यों मायने रखता है, ये है मूल प्रश्न। गठबंधन का जरूरत क्या होता है, गठबंधन क्या क्यों होता है, ये सब हम जानते हैं जी। जब भी एक इलेक्शन के मामला आता है तब इक्वेशन ये सब इंपॉर्टेंस रहता है, इसका अहमियत रहता है। और समीकरण, नाउअडेज वी आर पासिंग थ्रू ए कोalition एरा, ये भी कहा जाता है जी। जो लोग इस गठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं उन लोगों ने भी पहले से ही गठबंधन करके रखा है जी। और जो सरकार को हराना चाहते हैं, सरकार को बदलना चाहते हैं, उन लोगों के सामने भी एक ही विकल्प रह जाता है कि हम अकेले काफी नहीं हैं, हम अकेला काफी नहीं है। तो सत्ता में जो है इस फोर्स को अगर गवर्नमेंट से निकालना है, गवर्नमेंट से हटाना है, तो हमें यूनाइटेड होना जरूरी है। यही है अलायंस का अहमियत। तो ये तो पोल के बाद भी, इलेक्शन के बाद भी, चुनाव के बाद भी हो सकता है। हाँ, अलायंस का कोई भी होता है, दो तो किस्म चुनाव का से होता पहले है। आप अलायंस चुनाव के करके पहले जनमानस में क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे जानना है। चुनाव से पहले मित्रता क्यों? चुनाव के पहले मित्रता अगर देखा जाए कंपैरेटिवली वेरी स्ट्रांग होता है। जब चुनाव के पहले अलायंस होता है तो ये अलायंस स्ट्रांग होता है। और ये अलायंस होता है, अलायंस की हिस्ट्री अगर आप देखेंगे, अलायंस में ये भी बात आ गया कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बुनियाद पर अलायंस होता है। अभी जो अलायंस गवर्नमेंट में है, कहीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नजर आता है? अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है इस अलायंस में तो आज की तारीख में एजीपी और बीजेपी के बीच में ये दरार पैदा नहीं होता। कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज लेकर एक तरफ जातीय सत्ता चला जाता है। चलिए, एक तरफ nationality चला जाता फिलहाल है। कांग्रेस की तरफ से फाइनल स्टेटमेंट अलायंस को लेके फाइनल नोड नहीं आया है, लेकिन AIUDF के सामने, AIUDF के तरफ से ये ऑन रिकॉर्ड ये एक फाइनल नोड, और जिस पर आपने हामी भरा, अभी आपने कहा है कि AIUDF के तरफ से कांग्रेस के साथ अलायंस अपसेट है, प्री पोल अलायंस अपसेट है। इस पर हम दूसरे नेताओं की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। दूसरे जो वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, रकीबुद्दीन अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, वापस लौटेंगे। देखते रहिए विश्लेषण। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और सीधा हम रुख करेंगे प्रमोद स्वामी जी, आपसे हम एक इंट्रोडक्टरी कमेंट लेने की कोशिश करेंगे। प्रमोद स्वामी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, भाजपा के प्रवक्ता प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद स्वामी जी, आप इस समीकरण को भाजपा के दृष्टिकोण से किस तरह से विश्लेषण करेंगे? क्योंकि भाजपा का कहना है कि जिस तरह से हैदराबाद के नगर निगम चुनावों में AIMIM और TRS के बीच जो गोपनीय समझौता या फिर आइडियोलॉजिकल मैच की वजह से भाजपा ने AIM TRS का गणित बदलते हुए 4 से 46 तक भाजपा ने छलांग लगाया, तो क्या लगता है कांग्रेस और AIUDF के बीच प्रत्यक्ष रूप से मित्रता हो या फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल मैच हो, तो ये कांग्रेस के लिए घातक साबित हो सकता है या भाजपा के लिए ये सुविधाजनक आशीर्वाद साबित हो सकता है? क्या कहेंगे आप प्रमोद स्वामी जी? मूल प्रश्न आपके ओर प्रक्षेपित होता है, क्या AIUDF असम का AIMIM बन सकता है? देखिए, सीधा प्रश्न। मूलतः AIMM ओबीसी जी की पार्टी और AIUDF बदरुद्दीन साहब की पार्टी की जो नीतियां हैं वो मूलतः एक ही नीतियां हैं। क्योंकि आप देखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ओबीसी जी की सभाओं में भी लगते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बदरुद्दीन साहब की सभाओं में भी लेकिन लगते अभी मोहिउद्दीन सिद्दीकी जी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि भाजपा राष्ट्र विरोधी है।
नहीं ठीक है, मैं अपनी बात रखता हूँ, वो भी अपनी बात रखिए। अच्छा, अरबी बैनर जो है वो बदरुद्दीन की सभाओं में भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा अभी लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी नाम की एक संस्था है जिसने ये आरोप लगाया है बदरुद्दीन साहब के ऊपर में कि इन्होंने FCRA का वायलेशन किया है और अजमल फाउंडेशन को 69.55 करोड़ रुपए मिले थे एजुकेशन के ऊपर में स्पेंड करने के लिए। नहीं, ये विषय अभी भी विचाराधीन है, ये अभी भी अक्यूज्ड, ये एक्यूजेशन है अब तक जी। ऑलरेडी इस पे केस रजिस्टर हुआ है जी, लेकिन एक्यूजेशन है, अभी तक साबित नहीं हुआ है। चलिए, नहीं ठीक है, नहीं तो हम तो वही बात कर रहे हैं ना, साबित तो कोर्ट में होगा, लेकिन हम तो जनता की अदालत में इस मुद्दे को लेके जाएंगे ना। तो एजुकेशन पे इन्होंने मात्र 2.05 करोड़ रुपए खर्च किया है। तो अब मैं ये सवाल करूंगा बदरुद्दीन साहब से कि बाकी पैसा आपने कहां खर्च किया, और ये जो फंडिंग हुई है वो टेररिस्ट ग्रुपों को जो फंडिंग होती है उनके द्वारा ये फंडिंग हुई है। तो ये बहुत गंभीर मामला है, इसके ऊपर में ऑलरेडी केस रजिस्टर हुआ है और मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा, भारत के गृह मंत्री से, कि इसको संज्ञान में लेकर के इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। चलिए मूल विषय पर हम वापस लौटेंगे। प्रमोद स्वामी जी, मैं मूल विषय पे आता हूँ। अभी रूपंत कुर्मी साहब ने कहा कि जितेंद्र सिंह जी ने कहा है कि अलायंस के ऊपर में अभी तक फाइनल जो विचार है वो हुआ नहीं है। लेकिन आज अगर आप अजमल साहब का स्टेटमेंट अगर सुने तो वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हमारा अलायंस हो चुका है और हम बीटीडी में भी अलायंस के साथ उतरे हैं और 2021 में भी अलायंस के साथ उतरेंगे। और इसके अलावा ये जो जनता को, आसाम की जनता को मूर्ख बनाने का खेला है, ये तो 2019 में ही स्पष्ट हो गया था कि एआईडीएफ ने मात्र 3 सीटों पे कैंडिडेट दिए थे, 11 सीटों पे उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिए थे। तो वही है जो इनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो स्पष्ट हो चुकी है। तो अब ये जो चुनाव है ये राष्ट्रवादी विचारधारा और ये सांप्रदायिक जो शक्ति है बदरुद्दीन साहब की, इसके विरुद्ध में, इसके विरोध में, इन शक्तियों के बीच में ये सीधा चुनाव होगा। अब ये आसाम की जनता तय करेगी कि वो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ जाना चाहेगी या बदरुद्दीन की जो और ओबीसी की विचारधारा है उस विचारधारा के साथ जाना चाहेंगे। ये 2021 में आसाम की जनता तय करेगी, इस पे मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन इसके पहले सिद्दीकी साहब ने कहा, हम पे सांप्रदायिकता का इन्होंने आरोप लगाया, तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारी नीति है सर्वधर्म समभाव की, हमारी नीति है जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन की, हमारी नीति है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की, हमारी नीति है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया की, हमारी नीति है वसुधैव कुटुंबकम की, हमारी नीति है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति की। तो ये स्पष्ट है। और अगर हम सिर्फ सांप्रदायिकता की नीति पर चलते तो 2014 में 200 से 80 से ज्यादा सीटें लोकसभा में हमें मिली थी और 2019 में जब राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कमेगा, लेकिन हमें 300 से ज्यादा भारत की जनता ने हमें सीटें दी। इससे ये पता चलता है अगर आप सांप्रदायिकता का आरोप लगा रहे हैं तो इसका मतलब सारा भारत ही सांप्रदायिक हो गया जो 300 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दी। तो ऐसी बातें आप टीवी चैनल पे बैठ के मत करिए। सांप्रदायिकता का आरोप ओबीसी साहब भी लगाते थे, लेकिन हमारी हैदराबाद में सिर्फ 4 सीटें थी और 4 से हम 40 से ऊपर चले गए। तो ये जनता तय करती है कि कौन सांप्रदायिक है, कौन राष्ट्रवादी है और किसकी विचारधारा सही है राष्ट्र के लिए, और उसके अनुसार जनता जनादेश देती है। तो आप धीरज रखिए, 2021 में कांग्रेस और बदरुद्दीन साहब को आसाम की जनता जनादेश के रूप में जवाब दे देगी। जी, तो आपका कहना है कि असम में एआईयूडीएफ एआईएमआईएम की तरह क्रिया करेंगे? नहीं, बिल्कुल, हमको इनके विरुद्ध में वैचारिक लड़ाई हम लड़ेंगे। अनुरूप एग्जाम्पल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। जी, ओबीसी और बदरुद्दीन में कोई अंतर नजर नहीं आता है। ओबीसी और बदरुद्दीन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। चलिए, अनुरूप सिचुएशन आपको नजर आ रहा है। हम रूपज्योति कुर्मी जी आपसे लेंगे, इस पर प्रतिक्रिया आपसे लेंगे। आप जिस तरह से आपने कहा, आपकी तरफ से भी विरोधाभास है कांग्रेस एआईयूडीएफ की मित्रता को लेके, तो आपको क्या लगता है कि क्या एआईयूडीएफ असम में एआईएमआईएम का रोल प्ले कर सकते हैं? बिल्कुल,
एआईएमएम और बीजेपी के बदरुद्दीन जो साहब की विचारधारा एक ही विचारधारा बीजेपी के है नेता और एक ही- स्वामी जी ने एक ही कहा विचारधारा जी के- प्रमोद ये, स्वामी जी, हम अ, रूपज्योति कुर्मी जी से इस पर बद्रुद्दीन प्रतिक्रिया लेंगे। आजमल जी ने कहा एक है स्टेटमेंट कि प्रमोद स्वामी जी, हम आपके ओर वापस आएंगे, हम वापस लौटेंगे स्वामी जी आपकी ने- ओर, लेकिन रूपज्योति कुर्मी जी से हम एक स्टेटमेंट लेना चाहते हैं। जी स्वामी जी रूपज्योति ने कुर्मी जो जी, कहा कि जी। बद्रुद्दीन आजमल जी ने हाँ, बद्रुद्दीन आजमल जी ने कहा है कि स्पष्ट रूप से कि कांग्रेस के साथ मित्रता हुआ है और 21 तक मित्रता रहेगा। कांग्रेस के नेता बद्रुद्दीन आजमल साहब नहीं है। कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस के एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी असम के प्रभारी जितेंद्र सिंह जी है। ये स्वामी जी को हम कहना चाहते हैं कि आप अगर सुनने में या आप समझने में अब अगर आपको मुश्किल हो रहा है तो स्वामी जी आप समझ लो, जितेंद्र सिंह जी हम लोग का नेता है। ये पहली बात। ये बहुत दूसरी इंटरेस्टिंग बात, सा ट्विस्ट अब है जो रूपज्योति अभी, कुर्मी जी की तरफ से संस्कृत के एक श्लोक करारा आए, जवाब, एक आप- इंटरेस्टिंग सा, आप- बहुत तीखा सा जवाब है कि कांग्रेस के प्रभारी या फिर कांग्रेस के आला कमान बदरुद्दीन अजमल जी नहीं है। तो अभी स्टेटमेंट आना, डिसीजन आना बाकी है। इस पर हम प्रमोद तिवारी जी से भी लेंगे एक न्यूट्रल व्यू। लेकिन रूपज्योति कुर्मी जी, कांग्रेस Please पार्टी तो continue, बदरुद्दीन जी। साहब के सामने समर्पण कर चुकी है। आप जब आप बोल रहे थे तब बीच में हम नहीं बोले स्वामी जी। अब असम में कहा जो आंदोलन हुआ, जो असम सुक्ति का ये विरोध में था, जो असंवैधानिक था, आप लोग पांच युवा को गोली मार दिए। सैम स्टेफोर्ड, दीपांजल दास, ईश्वर नायक, आप 5 युवा को गोली मार दिए। अब नौकरी देने का वादा थे, नौकरी आप लोग दे नहीं पाए। अब महंगाई क्रांति करने का बात था। अब आलू का भाव अभी 50 रुपया पहुंच गया, प्याज का भाव 80 रुपया, ये अब मीठा तेल का दाम अभी पहुंच गया है 150 रुपया। अब अरे आप जवाब दीजिए जो कि सामान रिपुन बोरा बदरुद्दीन के साथ सभाओं में जो एक ही वादा था, सभा में क्या एक ही हुआ? मंच को क्यों शेयर कर रहे हैं? क्या हुआ? अगर आपका तेरा वादा, alliance स्वामी नहीं जी, हुआ है, तो आपका स्वामी जी, नेता क्या हुआ बदरुद्दीन तेरा साहब वादा? के साथ में इलेक्शन का डाइस आगे आप क्यों लोग शेयर कहे थे, कर रहा है? आपका आसाम 15 की 20 जनता लाख को 20 इस लाख बात का रुपया जवाब देंगे, दीजिए। कहा गया? बात आप के लिए आसाम काम की करोगे? जनता को इस बात जो का कागज जवाब दीजिए। जो इसका कागज जवाब का नहीं है आपके जो पास पेपर में। मिल बंद हो गए, आप पेपर इश्यू मिल को खोलने डाइवर्ट का करते वादा हैं। था, आज पेपर मिल क्या मूल्यवर्धित किया आप इश्यू लोग? नहीं है। पेपर मिल आज क्या का चलिए किए? प्रमोद तिवारी जी, आपसे इस पर बनाने न्यूट्रल का व्यू लेने की वादा कोशिश था, करेंगे। बनाया। रूपज्योति आप कुर्मी जी की बनाया, तरफ से बनाया, ये खुले रूप में उन्होंने इसका विरोध किया है। कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के दृष्टिकोण से ऊपरी असम, निचली असम और मध्य असम में डेमोग्राफी में इसका हिसाब किताब कैसा होगा, इसका नतीजा क्या होगा अगर प्रत्यक्ष रूप से ये अलायंस बना कांग्रेस के आला कमान की तरफ से फाइनल डिसीजन के बाद, फाइनल नॉड के बाद? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रमोद जी स्वामी और उसके पहले हम लोग जयंत मल्ल बरुआ साहब को सुन रहे थे, तो ये पिक्चर क्लियर हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी अगर अलायंस होता है तो उसको किस दिशा में ले जाएगी। वो पूरे के पूरे पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स उनको करनी है, और उनके जो स्टेटमेंट्स अभी हम लोग देख रहे थे उससे बात साबित हो जाती है कि रिलीजियस ग्राउंड के ऊपर या कल्चरल नेशनलिज्म का जो उनका एक अलग फलसफा है उसके ऊपर वो लोग सारी चीज़ों को पोलराइज करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक दूसरे नेताओं की बात है, हमारे एआईयूडीएफ से सिद्दीकी साहब हैं और दूसरे जो नेता हैं उनकी बातों से रूपज्योति कुर्मी जी को छोड़ के ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे ऑलरेडी इलेक्शन मोड में आ गए हैं। सीधा सा सवाल आपका था कि ये अलायंस आपको करना है क्या, और इस अलायंस आप क्यों करना चाहते हैं? नहीं, लेकिन कांग्रेस के खेमे में इस बात को लेके विभाजन हाँ, तो है। वही जी, मैं बता जी। रहा हूँ। वो मैंने शुरू में भी जब आपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क मुझसे मांगा था तब भी मैंने कहा था जी। कि लोअर असम और अपर असम में सिनारियो कंप्लीटली अलग है। अलग है जी। रूपज्योति कुर्मी जी की बात से मैं प्रभावित इसलिए हुआ कि उन्होंने बड़ी साफगोई से, बहुत ही ईमानदारी के साथ में अपनी बात रख दी कि अभी तक ये अलायंस फाइनल नहीं है और अलायंस को फाइनल नोड जितेंद्र सिंह जी देंगे। जितेंद्र सिंह को उन्होंने अपना नेता भी बताया। इससे ये बात तो तय हो जाती है कि चुनाव के ऐन पहले कांग्रेस में सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। ये भी एक बड़ी बात है। प्रदेश कांग्रेस में कम से कम सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। जो बात राजीव भवन में बैठे लोग सोच रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं नेता उससे इतर राय रखते हैं, ये बात तो साफ हो गई। और रूपज्योति कुर्मी जी हमेशा से बड़े बड़े स्पष्ट नेता रहे है, हैं बड़े जी। नेता है, बहुत ही चाहे स्पष्ट किस्म के आदमी है जी। स्पष्ट किस्म के आदमी हैं और चाय बागान के जो वोटर्स हैं उनमें इनकी बहुत बड़ी पैठ है। एक समय में वो कांग्रेस का एक जिसको कहते हैं कि एक मुफ्त वोट हुआ करता था, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ भी सेंधमारी की है। इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता कि पिछले 4-4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पॉपुलिस्ट मेजर्स उठाए गए थे उसका
प्रत्यक्ष रूप से जनता को लाभ मिला है। ये बात एक तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव में जाएगी। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की राजनीति करेगी। बदरुद्दीन अजमल उनके निशाने के ऊपर होंगे और भी जिस तरह की एक उनका खास एक ब्रांड है वो उसके हिसाब से काम करेंगे जी। कांग्रेस विरोधाभास में जी रही है, ये बात पता चल गया है। और क्योंकि कांग्रेस अपनी बात क्लियरली नहीं कह पा रही है, उसी कारण मैं समझता हूँ कि सिद्दीकी साहब जैसे लोग भी सीना ठोक कर नहीं कह पा रहे हैं कि हाँ हम अलायंस कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी जो मत है उन मतों को हम लोग बंटवारे से रोकेंगे और पार्टी को अपदस्थ करेंगे। जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है रकीबुद्दीन अहमद जी जो विधायक है, हम उनसे एक स्टेटमेंट लेने की कोशिश करेंगे और फिर वापस लौटेंगे सिद्दीकी साहब की ओर। हम वापस लौटेंगे, इसकी प्रतिक्रिया को टैप करने की कोशिश करेंगे। रकीबुद्दीन अहमद जी, क्या कहेंगे आप? आगामी चुनावों में कांग्रेस AIUDF की तरफ से खुली चुनौती भाजपा को, भाजपा के लिए आशीर्वाद साबित होगा, कांग्रेस के लिए विवाद? पहले तो मैं आपका चैनल को तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहता हूँ। बहुत कम ही सालों में आप लोगों ने पूरा पूर्वांचल में, नॉर्थ ईस्ट में एक अच्छा पहल शुरू किया। जन की हितों के लिए आपने कार्रवाई शुरू किया। और रही आपकी सवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सवाल का जवाब मेरी तरफ से ऐसा है, मैं क्योंकि ये BTAD जो इलेक्शन था इसमें हमारी कांग्रेस आला कमान, स्टेट हाई कमान ऑफ द स्टेट और हमारी AIUDF की प्रेसिडेंट मौलाना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल साहब और पूरा तमाम टीम ने हमने BTAD इलेक्शन में 13 सीटों में कांग्रेस ने लड़ा, 7 सीटों में UDF ने लड़ा, कुल मिला के 20 सीटों में हमने लड़ा। आपको पता ही है कि BTAD एरिया में हमारी पहले ये पोजीशन नहीं था। हम लोग उभरा है ओवरऑल BTAD में 13 और 7 दोनों कुल मिला के। अभी नतीजा क्या होगा ये तो देखा जाएगा, लेकिन एक बात तो तय है, आने वाला विधानसभा चुनाव में हम लोग गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, BJP को चुनौती हम लोग देंगे। हर तरफ से इंडियन नेशनल कांग्रेस असम सेक्टर, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑल इंडिया हम लोग तैयार है। और आपने जो कहा मित्रता की बात में पूरा की पूरा आपको ब्यौरा, आपको डिस्क्रिप्शन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी दे पाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक ऐलान किया है मित्रता के ऊपर। हमारे आला कमान, स्टेट हाई कमान कुछ नहीं बोले, वो लोग अभी विचार विमर्श में हैं। एक लेयर 2 लेयर पर विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, आपको कहना चाहता हूँ, आने वाला समय हम लोग जो भी दल, जो भी पार्टी आला हिंदुस्तान की मिट्टी, आसाम मर धरती माता कामाख्या की, चंडिका की, हजरत आजान पीर साहब, श्रीमंत शंकर देवा की, ये आसाम में धरती माता ब्रह्मपुत्र की, ये आसाम में हम लोग दिखलाएंगे। और उसका झलक सबको अभी दिख ही रहा है। इस गवर्नमेंट का पिछले समय की काम, हमारी गवर्नमेंट का पिछले 15 सालों की काम आप लोगों का नज़र नियाज में है। और आप लोगों से हम आशीर्वाद चाहता हूँ कि आने वाला समय हम लोग बड़ी जनसाधारण और जन समूह की इच्छाओं को अच्छा से प्रकट करके इनको आगे ले जाके पूरा हिंदुस्तान में आसाम को एक बहुत बड़ा आसाम हम लोग बना सकते। चलिए, फाइनल डिसीजन आला कमांड की तरफ से, हाई कमांड की तरफ से आएगा। ये आपने कहा है कि BTR में आप लोगों ने एक मित्रता का प्रदर्शन किया, लेकिन राजनीतिक माहौल में जो है कांग्रेस AIUDF की मित्रता सुर्खियों में है। तो क्या कहेंगे? आला कमांड की तरफ से डिसीजन से पहले ही आपने BTR में भी जिस तरह से आपने प्रदर्शन किया, इस पर आप क्या कहेंगे? खुलेआम प्रदर्शन हुआ जी। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हमारी कांग्रेस पार्टी ऐसे ही तैयार है, हम ऐसे ही हम तैयार है। फिर भी पिछले एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा चुनाव में हम आप लोगों ने देखा, अजीत भुइयां कैंडिडेट था, हम लोग जॉइंट मार्च किया, उनको जिताया। आप लोगों ने देखा है बिहार में भी आप लोगों ने देखा है, हम लोगों ने जॉइंट मार्च किया कुछ पार्टी के साथ। आसाम में भी हमारी कमान बातचीत चल रहा है, सरसर चल रहा है, इसका पर स्ट्रेटेजी बन रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, इंडियन नेशनल कांग्रेस असम सेक्टर गवर्नमेंट बनाएगा। और हम लोग चाहता है, हम लोग, ये हम लोगों की मन की बात है, हम लोग साथ, मैं भी एक विधायक हूँ गुवाहाटी लोकसभा के अंदर, एक क्षेत्र की AICC का मेंबर हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ, 2 बार की MLA हूँ। तो हम लोगों का साथ बात चल रहा है। हम लोग ये चाहता हूँ, असम की कुछ पार्टियाँ जो
असम के हित के लिए, असम के कम्युनलिज्म के साथ नहीं रह के असम आम जनता के लिए फाइट करेंगे, उसका साथ शायद हम लोग महायुद्ध बंधन के लिए तैयार हो सकता है, इसका उम्मीद है। और रही आप लोगों ने मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब यूडीएफ और कांग्रेस की मित्रता का बात बोला है, मित्रता सिर्फ ये दो पार्टी के अंदर नहीं, और मित्रता कुछ पार्टी का साथ होगा। नहीं उसका ऊपर बातचीत लेकिन चलेगी। आपको ये नहीं लगता कि एआईयूडीएफ के साथ जो मित्रता है उससे प्रो भाजपा जो सेंटिमेंट है, प्रो भाजपा पॉलिटिकल सेंटिमेंट या फिर प्रो भाजपा वोट, प्रो बीजेपी वोट, वो पोलराइज होगा? ये बात का ऊपर बहुत तीक्ष्ण दृष्टि से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, राहुल जी गांधी, जितेंद्र सिंह जी, पूरा टीम अभी असम में काम कर रहा है। ग्राउंड लेवल विचार रिसर्च करेंगे, इसका ऊपर विचार करेंगे, ग्राउंड लेवल रिसर्च करेंगे, हमारी आम जनता का क्या रिपोर्ट है उसका ऊपर भी कुछ निश्चय जरूरी है। इसका ऊपर काम चल रहा है। कुछ दिन, बहुत जल्दी, कुछ दिन बाद ये सारे बात आपका सामने साफ खोल के आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए रकीबुद्दीन अहमद जी। हम वापस रुख करेंगे एआईयूडीएफ के सिद्दीकी साहब, आपके ओर रुख करेंगे। एक मूल प्रश्न ये सामने आता है कि इस गठबंधन का चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेचर को लेकर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, भाजपा के कुछ नेताओं का ये तक कहना है कि बदरुद्दीन अजमल साहब जी चीफ मिनिस्टर या फिर डिप्टी सीएम, दोनों में से एक उनके खाते में जाएगा। आपका क्या कहना है? इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा। इसके पहले मैं दो चार क्वेश्चन का जवाब देना है जी। प्रमोद महाजन, प्रमोद स्वामी जी, प्रमोद स्वामी जी ने कहा कि अजमल फाउंडेशन के ऊपर जो एलिगेशन और अजमल फाउंडेशन की जो सोर्स ऑफ फंडिंग, ये सब ऐसे ही हवा में उड़ के नहीं आता है। नहीं, वो अभी भी विचाराधीन है, एक्यूजेशन है। ठीक है, लेट मी फिनिश। क्या प्रमोद स्वामी जी साहस रखेंगे कि आसाम की जो इंडिया की जो होम डिपार्टमेंट है इसको नाकाम कहने की? सवाल ये है, जब ये होम डिपार्टमेंट अलाउ करने के बाद ये सब हुआ है, उसके बाद टेरर फंडिंग के सवाल उठाते हैं, क्या उन लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि इनडायरेक्टली उन लोगों को ही, गवर्नमेंट की होम डिपार्टमेंट को इन लोगों ने क्रिटिसाइज कर रहा है? राजनीति के लिए इतना लेवल तक गिरना ठीक भी नहीं है। ये भी एक बात है, आसाम के लोग देख रहे हैं और सिद्धांत देंगे। क्या कर रहे हैं अजमल फाउंडेशन, ये भी देख रहा है, और टेरर फंडिंग का ये सब भी हिसाब भी जानते हैं लोग, करेंगे, सामने निकाल आएंगे। जी, मूल प्रश्न पर वापस आते हैं। कहना चाहता हूं कि चीफ मिनिस्टर के सवाल कई दफा बदरुद्दीन अजमल साहब की तरफ से ये स्पष्ट किया गया है कि वो मुख्यमंत्री पद की दावेदार नहीं है, और ना कि उनका पार्टी के कोई भी मेंबर इस पद के लिए दावी रखा है। बावजूद भी बार बार उनका मुख्यमंत्रित्व के सवाल उठाना, मीडिया में प्रचार करना, मीटिंग में बोलना, ये बात साफ जाहिर है कि भाजपा सिर्फ बदरुद्दीन अजमल साहब की चीफ मिनिस्टरशिप की सवाल को लेकर एक अंश में वो एक आतंक फैला के फियर गवर्नमेंट में आना चाहते हैं, और ये असम के लोग समझ गया, और समझ जाने के बाद भाजपा के क्या हाल है ये तो देख ही रहा। चलिए, हम कांग्रेस से एक फाइनल स्टेटमेंट लेने की कोशिश करेंगे। रूपज्योति कुर्मी जी, कांग्रेस की तरफ से अब तक चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट को फ्लैग नहीं किया गया, उस फेस को सामने नहीं लाया गया, इसकी कोई खास वजह? देखिए, अभी भी समय है, और जैसे कि जितेंद्र सिंह जी जो नए प्रभारी है, वो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और एक्स सेंट्रल मिनिस्टर भी हैं, तो काफ़ी सीनियर एक पॉलिटिशियन हैं, कांग्रेस के नेता हैं। वो असम में कई बार आए हैं, और पहले दफ़ा असम में जब आए तो मेन जो 35-40 सीटों में जो प्रभाव लाता है चाय बागान के वोटर, उन लोग से मिले डिब्रूगढ़ में, फिर आके सारे असम में हर जोन में वो गए हैं। और हाल ही में हम लोग का नेता तरुण गोगोई जी का देहांत के समय में वो आए थे। आज भी वो जोरहाट आए, और जोरहाट आए समय निकल कर पार्टी वर्कर से बात किए, तो एक ग्राउंड लेवल एक आदमी लगा दिए हैं उन्होंने, और किसी का बात वो नहीं सुन रहे, किसी नेता का, वो खुद एक सर्वे कर रहे हैं। और मेरा विश्वास है जितेंद्र सिंह के
उनके निर्देशन में हम लोग 21 में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई हो या जो अनएम्प्लॉयमेंट हो या जो इलेक्शन के जो वायदे 2014 में 2019 में बीजेपी केंद्र सरकार के तरफ से दिया गया था, या असम में 2016 जो इलेक्शन में दिया गया था, वो अभी नौकरी के लिए इंटरव्यू रखता है और फिर परीक्षा का जो पेपर वो निकल जाता है बाहर। इस बहुत से इश्यू है। अभी लोग का जो कांग्रेस के तरफ आना, ये जो माहौल एक अभी तैयार हो रहा है, मेरा विश्वास है जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में हम लोग चलिए, मुद्दों को लेके आप चुनावी क्षेत्र में उतरने की बात कर रहे हैं, हम एक क्लोजर स्टेटमेंट लेने की कोशिश करेंगे। ऋतुपर्णा तामूली जी और प्रमोद तिवारी जी, आप दोनों से हम क्लोजर स्टेटमेंट लेने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस की अंदरूनी खेमे में इस मित्रता को लेके अभी भी कॉन्सेंसस नहीं बन पाया है। ऐसे में कांग्रेस का अकेले मैदान में उतरना या फिर बीटीआर चुनाव के नतीजों के बाद, बीटीआर चुनाव हालांकि कांग्रेस एआईयूडीएफ मित्रता के लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट साबित हो सकता है, और इस चुनाव के बाद क्या लगता है कांग्रेस और एआईयूडीएफ दोनों की जो कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी से लेके पॉलिटिकल अलायंस इक्वेशन में कोई फर्क आएगा? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, कांग्रेस का जितना भी उन लोगों का जितना भी कारनामा है वो लोगों को मालूम चल गया है, पूरा देश में भी मालूम चल गया है, असम में भी मालूम है लोगों को कि जितना 55 साल उन्होंने ये देश को शासन किया, ये असम को शासन किया, लेकिन जो बुनियादी जो डेवलपमेंट है वो तो कभी वो लोग कर ही नहीं सके। उस विभाजन का राजनीति था, फिर धर्म अधर्म, ये सारी चीज़ों में लोगों को उलझा के वो लोग शासन करते रहे। लेकिन अभी लोग समझदार हो गए हैं और लोगों को मालूम है कि ये इन लोगों का जो ये उन लोगों का जो कॉइन है ये नहीं चलेगा अभी। ये लोगों को बीटीसी चुनावों में कांग्रेस एआईयूडीएफ अलायंस का ट्रेलर आपके तरफ से एक वन लाइनर, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये लोगों को तो हर जगह में इन लोगों को अभी देखिए इग्नोर कर दिया हर कोई, आपका आसाम में हो या देश में हो। अभी इन लोगों को बीटीसी तो अब बीटीसी में उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, और उन लोगों का कोई लोग उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं। उन लोगों ने जितना भी लोगों को धोखा दिया, धोखाधड़ी जितना भी किए, उन लोगों को अभी उन लोगों साधारण लोगों को मालूम है कि कांग्रेस उन लोगों के लिए कोई कुछ अच्छा काम नहीं करेगा, इसलिए साधारण लोग कांग्रेस को बॉयकॉट करते हैं। चलिए, एआईयूडीएफ का जो पोजीशन है वो तो स्टेबल है, लेकिन कांग्रेस को इससे क्षति पहुंच सकती है, ये कहना आपका? नहीं, आईएमडीटी बातिल होने के बाद जब ये कांग्रेस ये यूडीएफ दल का जब गठन हुआ, अभी कांग्रेस एक दिन बोला था कि बदरुद्दीन अजमल कौन है, अभी उन्हीं लोगों के साथ वो लोग इसको ये कर रहे हैं, मतलब मित्रता कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि उन लोगों को जैसे भी हो देश बिक के भी उन लोगों को सिर्फ क्षमता चाहिए। चलिए, इनका कहना है कि जिस कांग्रेस ने कहा था कि कौन बदरुद्दीन, हु इज बदरुद्दीन, उन्हीं कांग्रेस का अब कहना है कि एआईयूडीएफ के साथ अलायंस, एआईयूडीएफ के साथ मित्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी। आपका फाइनल क्लोजर स्टेटमेंट प्रमोद तिवारी जी, एक पत्रकार के तौर पे एक न्यूट्रल व्यू, एक न्यूट्रल क्लोजर स्टेटमेंट। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है जब ये कहा गया था कि हु इज बदरुद्दीन अजमल। आज असम की राजनीति की सच्चाई है कि अगर ओपोजिशन को, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करना है तो उन्हें एक साथ आना पड़ेगा। दो मेजर ओपोजिशन पार्टीज है, एआईयूडीएफ और कांग्रेस, दोनों ने इस बात को समझा है और वो साथ आ रही है। कांग्रेस के खेमे में जरूर इस बात को लेकर उहापोह की स्थिति है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर एआईयूडीएफ के साथ में उनका गठबंधन होता है तो ऊपरी असम और मध्य असम में उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है, पर गठबंधन कमोबेश फाइनल है। तीसरी ताकत जो है आंचलिकतावादी फोर्सेज, जिसके पूरा चर्चा हम लोग नहीं कर पाए थे। आंचलिकतावादी जो फोर्सेज असम में है वो मैं समझता हूं कि आज की तारीख में अप्रासंगिक हो गई है। वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस अलायंस के साथ ही जाएगी। आप अजीत कुमार भूया साहब है, हमारे डॉक्टर हिरेन गोयल सर है, ये सारे के सारे लोग, अखिल गोगोई है, ये बाकी जो राइजर दल हो, चाहे एजेपी हो, चाहे ये आंचलिक गण मोर्चा हो, इसको कांग्रेस और एआईयूडीएफ की बी टीम बना के रख देंगे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए सारे जो पैनलिस्ट है। चुनावी पृष्ठभूमि में हमारे साथ इस बहुत ही महत्वपूर्ण और तात्पर्यपूर्ण विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चुनावों से पहले
नए नए जो समीकरण हैं, नए नए संभावनाएं, नए नए समझौते जो है, इसका दौर, ये खेल जो है ये जारी रहेगा। और विश्लेषण के इस मंच पे इन संभावनाओं को लेके जितनी भी चर्चाएं हैं, जितनी भी विवादों को लेके, संभावनाओं को लेके विश्लेषण का ये मंच, राजनीति की गलियारों से लोकतंत्र की गहराइयों तक विश्लेषण का ये मंच जारी रहेगा। रविवार को एक नए विषय के साथ, एक नए महत्वपूर्ण विषय के साथ हम वापस लौटेंगे। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। नमस्कार, शुभ रात्रि।